नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, उन सब का हम आपको जिक्र करके बताएंगे कि हमें क्या क्या वीडियो में इसमें देखना है। तो उसकी मैं बता दूं कि मौर्य साम्राज्य को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 4 से 5 वीडियो बनेंगे। एक एक शासक के बारे में अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद के वीडियो में मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में, इन सभी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो हमें आइए देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने घनानंद को पराजित करके सत्ता अपने हाथ में ली थी और नए वंश की स्थापना मौर्य वंश की थी। तो उसकी बात हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। इस जो ये मैं मौर्य साम्राज्य बता रहा हूँ, इसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे पढ़नी है, तो उनका जब हम जिक्र करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्रोत की बात करेंगे, स्रोत पढ़ेंगे कि आखिर मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन जरिए हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, स्रोतों की चर्चा करेंगे। फिर हम शासकों पर आएंगे। शासक का मतलब है कौन कौन से शासक हुए हैं, और जो महत्वपूर्ण शासक शुरुआत के 4 हैं उनका हम जिक्र करेंगे विस्तृत रूप से। शुरुआत के 3 ही है, खैर 3 ही शासकों के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से जानना है। तो 3 शासकों के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके बाद हम मौर्य प्रशासन के बारे में आएंगे। चूंकि आप जान रहे हैं जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में, जैसे इंडिका के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे और चीज़ें बताएंगे कि इंडिका में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। अर्थव्यवस्था का जिक्र करेंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यवसाय वगैरह कौन कौन से थे, कैसे क्या चीज़ें थी, उनके बारे में जिक्र करेंगे। और हम न्याय व्यवस्था की बात करेंगे कि मौर्य काल में न्याय कैसा था। सामाजिक व्यवस्था की भी चर्चा करेंगे, क्या कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस समय की, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं स्रोत की। और स्रोत में हम जब शासकों का जिक्र करेंगे तो एक शासक चंद्रगुप्त मौर्य को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। स्रोत की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि इतिहास में 2 तरीके के स्रोत हमें मिलते हैं, एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित। तो उन्हीं में अंतर हम देखेंगे। तो ये तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो है ये सब लिखित स्रोतों की बात हो रही है। तो लिखित में जब 2 तरीके के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं। और भी जो हम इसमें डिवीजन करेंगे हम तो देखेंगे भारतीय साहित्यकार, मतलब साहित्य, और विदेशी जो यात्री थे उनका विवरण वगैरह, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन चूंकि आइए हम एक ही चीज़ों में देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, राजनीति के बारे में इसमें जानकारी दी गई। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और इस पर टीका लिखा है, टीका लिखा है घुंडीराज ने। तो घुंडीराज का टीका अर्थात मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है, घुंडीराज ने लिखा है। उसके बारे में भी हमें मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां वगैरह मिलेंगी। बौद्ध साहित्य के बारे में हम देखेंगे, बौद्ध साहित्य, सिंहली अनुसूतियों के बारे में, और भी बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, जो हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ चीजें वो बताएंगे। जैन ग्रंथ हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्व है, या परिशिष्ट पर्वन बोलते हैं, और भद्रबाहु कृत कल्पसूत्र है। इनके बारे में हमें जानकारी वगैरह मिलेगी, जिनके कल्पसूत्र से हो गया या परिशिष्ट पर्वन से हो गया, ये इनसे जैन ग्रंथों से इनके बारे में जानकारी मिलेगी मौर्य साम्राज्य के बारे में। विदेशी स्रोतों की बात करेंगे तो विदेशी स्रोतों मैंने बताया मेगास्थनीज की इंडिका, स्ट्रैबो की जियोग्राफिकन है, स्ट्रैबो की पुस्तक है जियोग्राफिकन, जिसमें हमें जानकारी मिलेगी। और प्लूटार्क की पैरेलल लाइन, प्लूटार्क की पुस्तक का नाम है पैरेलल लाइन, जिसमें हमें जानकारी मिलेगी मौर्य साम्राज्य के बारे में। पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो पुरातात्विक स्रोतों में हम देखेंगे खुदाई से कुछ मिल जाए तो उस तरीके का यहाँ पर जब मिलेगा तो उसमें हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलते हैं शिलालेखों की बात होगी। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हो या स्तंभ लेख हो या लघु शिलालेख, इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और शिलालेखों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी में विस्तृत रूप से मिलेंगी। इसमें भी देखेंगे तो 2 शिलालेख हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल के हैं, जिनमें सहगौरा है गोरखपुर में स्थित यूपी में, और महास्थान है, महास्थान बांग्लादेश में है। तो इन दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानकारी मिलेगी। जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का, दोनों लोगों का इसमें वर्णन एक साथ मिलेगा, मतलब दोनों लोगों का नाम एक साथ दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का, दोनों का यहाँ पर मिलेगा। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यही एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मिलता है। तो ये याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख है। तो ये हो गई बातें। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, दोनों स्रोतों की बात हमने कर ली है।
जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब चूंकि परीक्षाओं का जिस तरीके से स्तर बढ़ रहा है, आपको जरूरी यही कि थोड़ा सा डीप स्टडी करना शुरू कीजिए। तो चूंकि ये जो मैंने बता रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकलन है, इसको आप नोट कर लेंगे तो लगभग चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। हर एक चैप्टर के बाद एक थोड़ा सा पेज, आधा पेज या एक पेज छोड़ दिया कीजिए, हो सकता है कोई नया फैक्ट आपको मिले तो उसके नीचे ही नोट कर लिया कीजिए, तो उससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो याद रखिएगा इसको। शासकों की बात करेंगे तो मौर्य शासक की जब हम बात करेंगे तो उसमें कई सारे शासकों का जिक्र मिलेगा, जिसमें से स्थापना जो करता है चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आएगा बिंदुसार है, बिंदुसार के बाद अशोक है, अशोक के बाद मिलेगा कुणाल। कुणाल के बारे में थोड़ा सा कह सकते हैं अलग अलग, जैसे जैन साहित्य कुछ और बता रहे हैं, बौद्ध साहित्य कुछ और बता रहे हैं, तो इसमें कह सकते हैं मतभेद भी है। तो कहते हैं कुणाल के साथ में देखेंगे तो ये कि इसके बाद में एक शासक बनता है, इस प्रति बनता है, इस प्रति का जिक्र मिलता है, इस प्रति है। अब कहते हैं इस प्रति है, अलग दूसरे साहित्यों के अनुसार कहा जाता है कि इस प्रति कुणाल का ही सहयोगी था, क्योंकि कहते हैं कुणाल अंधा था। जब कुणाल अंधा था तो उसका सहयोग करने के लिए इस प्रति था, कह सकते हैं कि उसका साथी था। अब इसके बाद में जिक्र मिलेगा दशरथ का, तो अब इसमें और भी कई जगह पे मिलेगा कि कहते हैं दशरथ जो था कुणाल के पहले था, कई जगहों मिलेगा कुणाल के बाद था, लेकिन याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का ही था दशरथ। दशरथ के बाद बृहद्रथ है, बृहद्रथ की हत्या हो जाएगी, जो करेगा शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा पुष्यमित्र शुंग, तो याद रखिएगा उसके भी जिक्र हम करेंगे आगे। सॉरी, शुंग वंश की स्थापना होगी, कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग करेगा, तो याद रखिएगा बृहद्रथ हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की, ये मैंने बताया ना, इन सब शासकों का हमें विस्तृत रूप से जानकारी बताएंगे आपको, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले, उसके बाद हम बिंदुसार के बारे में, फिर अशोक के बारे में, सबके बारे में एक एक वीडियो बनेगा। 3 वीडियो इस पे बनेंगे और आगे के वीडियो एक और बनेगा, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या है खास, आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो कहते हैं इसका ड्यूरेशन याद रखिएगा 322 से 298 BC है, याद रखिएगा। इसमें ब्राह्मण साहित्यों के अनुसार इसको शूद्र कहा गया है, जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसको क्षत्रिय कहा गया है, जैन और बौद्ध ग्रंथों में, और ग्रीक साहित्य में इसको निम्न कुल का कहा गया है। और कहा गया निम्न कुल का ही नहीं, निम्न परिस्थितियों में भी ये पैदा हुआ था, ऐसा जिक्र इसमें किया गया है ग्रीक साहित्य में। लेकिन विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में, जो मुद्रा राक्षस है जिसकी रचना विशाख दत्त ने किया है, इसमें वृषल नाम का जिक्र मिलता है। तो वृषल का जो जिक्र मिलता है वो कहा गया वृषल का मतलब है निम्न कुल का, तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में भी निम्न कुल का बताया गया है, और ग्रीक साहित्यों में भी निम्न कुल का इसको कहा गया है। और जैन और बौद्ध ग्रंथ क्षत्रिय कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य में इसको शूद्र कहा गया है। तो याद रखिएगा, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए देखते हैं, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है वो चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और विलियम जोन्स ने 1793 में, विलियम जोन्स ने सबसे पहले 1793 में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो यह सेंड्रोकोटस है, तो सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य की किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बहुत पूछा जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य कब किया? 1793 में। चूंकि मैंने बताया है कि चंद्रगुप्त शब्द का अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो एकमात्र जूनागढ़ अभिलेख है, तो पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त शब्द जहां पर मिलता है उसका अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें देखेंगे, चूंकि मैंने बताया है कि इसमें अलग अलग जो इतिहासकार उनके अलग अलग मत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लूटार्क और जस्टिन 2 का जिक्र इसमें मिलता है, और वो इंपॉर्टेंट भी है। प्लूटार्क कहते हैं चूंकि इसने क्या किया था, नंद वंश को समाप्त करके इसने सत्ता हथियाई थी, तो इसमें कहते हैं कि प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ऐसा जिक्र किसने किया? प्लूटार्क ने किया है। और जस्टिन कहते हैं, जस्टिन का भी लगभग इसी तरीके का मत है। उनका कहना है कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? तो जस्टिन ने कहा है। जस्टिन ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह है। याद रखिएगा, किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। और इसमें मिलेगा कि प्लूटार्क ने क्या किया है कि प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस कहा है और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि एंड्रोकोटस किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो एंड्रोकोटस कहा है प्लूटार्क ने, और जस्टिन ने क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है।
और ये तो कई बात है। अब हम आएंगे विजयों की बात करेंगे। चूंकि इसका साम्राज्य देखेंगे तो इधर हिंदुकुश पर्वत से लेकर के बंगाल, सौराष्ट्र और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र तक इसका साम्राज्य विस्तृत था और काफी बड़ा साम्राज्य था। मैप के जरिए आप समझ सकते हैं, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। इधर सौराष्ट्र वगैरह का क्षेत्र हो, इधर हिंदुकुश पर्वत के आसपास का क्षेत्र हो, ये सब किसके साम्राज्य में थे, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में थे। इधर बंगाल का क्षेत्र, इधर कलिंग के आसपास का क्षेत्र, तो कलिंग खैर थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, कलिंग का क्षेत्र ज्यादा नहीं था, इसको अब इस तरह बनाइए, क्योंकि आगे कलिंग की विजय तो कौन करेगा, कलिंग की विजय करेगा कौन, अशोक करेगा। तो ये हो गई बात है। अब हम विजय की बात करेंगे कि आखिर इसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की। तो मैंने बताया कि सौराष्ट्र की विजय और कर्नाटक के क्षेत्र की विजय, इधर बंगाल के पास के क्षेत्र की विजय इसने की थी। लेकिन इसमें सब विजयों में देखेंगे तो इसका सबसे पहले संघर्ष जो है वो सेल्यूकस निकेटर से होता है। सेल्यूकस निकेटर से जब इसका संघर्ष होता है, सेल्यूकस निकेटर किससे संबंधित है, सेल्यूकस निकेटर आप देखेंगे तो यूनान से संबंधित है। चूंकि आप देखेंगे कि इससे पहले जब मैंने बताया था विदेशी आक्रांताओं का जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो विदेशी आक्रांताओं में हमने यूनानियों का जिक्र किया था, जिसमें बात आई थी सिकंदर की। चूंकि सिकंदर ने ये, चाहे वो आप देखिए कांधार का क्षेत्र हो, चाहे वो हेरात का क्षेत्र हो, चाहे वो इधर पूरा ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान और ईरान के पास का क्षेत्र जो था वो पूरी तरीके से किसने विजित कर लिया था, वो विजित कर लिया था सिकंदर ने। लेकिन सिकंदर के आगे के शासकों में जब हम देखेंगे तो जिक्र मिलेगा सेल्यूकस निकेटर का। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो भी, चूंकि जब यहाँ पर जब आक्रमण करता है सिकंदर तो यहाँ पर भारत में नंद वंश का शासन चल रहा होता है। अब चूंकि नंद वंश हट चुका है, शासन आ गया चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश की स्थापना हो गई है, उसी के पैरेलल में यहाँ पर है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर भी सोच रहा है कि जिस तरीके से सिकंदर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, हम भी कुछ साम्राज्य विस्तार करें और थोड़ा सा आगे बढ़े, तो ये इस तरफ ही अटैक करते हैं। लेकिन चूंकि ये क्षेत्र अब किसके अधीन आ चुका है, ये क्षेत्र आ चुका है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य से टक्कर होगी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की टक्कर होती है तो इसमें निकेटर की हार होती है। जब सेल्यूकस निकेटर वर्सेज चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध होगा तो युद्ध में निकेटर की हार होगी और उसमें एक संधि हो जाएगी। अब उस संधि में क्या क्या था, ये जो महत्वपूर्ण चीजें उनको देखते हैं। चंद्रगुप्त को कांधार, काबुल, हेरात और मरकान तट, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो सभी किसको, चंद्रगुप्त को मिलते हैं। और कौन देता है, सेल्यूकस निकेटर को देता है। क्योंकि मैंने बताया था कांधार की जो स्थापना हुई, इससे पहले कांधार नगर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, सिकंदर ने किया था। काबुल है, हेरात है और मरकान है, ये सभी क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मिल गए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेलेना। हेलेना का विवाह किससे किया, चंद्रगुप्त मौर्य से किया। हेलेना शब्द का जिक्र आया है तो आपको दो चीजें बता देते हैं हेलेना से रिलेटेड। एक है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना जो है एक ज्वालामुखी जो कहां पर है, वो पड़ेगा यूएसए में। और दूसरा एक सेंट हेलेना द्वीप है जिसमें आप देखेंगे तो नेपोलियन को वहीं पर बंदी बनाकर रखा गया था, अटलांटिक के मध्य में स्थित है। तीसरा फैक्ट बता दे, हेलेना जो है वो मोन्टाना प्रांत है यूएसए का, उसकी राजधानी भी हेलेना ही है। तो ये सब पॉइंट है हेलेना से। खैर आपको जानना है इससे क्या है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। और हम बात करेंगे, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दान दिए थे, लड़ाकू हाथी थे जो दान दिए थे किसको, सेल्यूकस को दान दे दिए थे। और सेल्यूकस ने भी अपना एक कह सकते हैं दूत था मेगास्थनीज को, वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। आगे चल करके इसकी एक पुस्तक आएगी इंडिका, हम आने वाले वीडियो में जब प्रशासन का जिक्र करेंगे तो इंडिका में कौन कौन सी बातें बताई गई उनका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन चूंकि बात करेंगे इसमें कौन कौन सी जो शासन की जानकारी जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है उसका हम जिक्र करेंगे तो हम देखेंगे। तो ये जब आता है तो कहता है कि इस काल में देखेंगे तो कहते हैं कि जो भारत के लोग थे वो डायोनिसस और हेराक्लीज की पूजा करते थे। तो डायोनिसस की पहचान शिव से और हेराक्लीज की पहचान विष्णु से की गई है। तो याद रखिएगा कि डायोनिसस कौन थे, शिव थे, और हेराक्लीज कौन थे, वो विष्णु थे। और बताया कि इस काल में बहुविवाह का प्रचलन था, बहुविवाह का प्रचलन था। पाटलिपुत्र को अर्थात पटना को पालीपुरथा कहा है। अकाल का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में करीब 12 वर्षों का जबरदस्त अकाल पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य उस अकाल को दूर करने के लिए कई सारे प्रयास भी करता है, लेकिन अंत में जब असफल हो जाता है तो श्रवणबेलगोला चला जाता है और संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज से अकाल का कोई जिक्र नहीं किया है। भारत में कुल 56 नदियों का जिक्र किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से एक नदी का जिक्र इसमें मिलता है सिलौस का, और इसने बताया कि सिलौस एक ऐसी नदी थी जिसमें कुछ तैर नहीं सकता था। इन सब का जिक्र इसने किया है। अभी आएंगे इसमें जातियों का, 7 जातियों का जिक्र मिलेगा, लेकिन वो प्रशासन में और सामाजिक व्यवस्था में हम जिक्र करेंगे। तो ये थी बातें। अब चूंकि ये मौर्य प्रशासन का जो मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य का ये मैप है, इसको जरूर बनाइए। इसका जो उत्तरी सीमा उत्तरी कर्नाटक है, यहीं पर पड़ेगा श्रवणबेलगोला।
श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला में चूंकि मैंने बताया कि अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने क्या किया था, अकाल से अपनी जनता को कह सकते हैं नहीं दूर कर पाया, अकाल नहीं खत्म कर पाया, तो ये आगे चला जाता है दक्षिण में, श्रवणबेलगोला चला जाता है, भद्रबाहु वगैरह इसको क्या कहते हैं, जैन की दीक्षा वगैरह ये सब दिए होते हैं। और संलेखना विधि से क्या करता है, संलेखना विधि क्या होती है, संथारा प्रथा कहें तो इसमें क्या होता है कि लोग अपने पानी को खाने को पूरे तरीके से त्याग दे देते हैं और उससे क्या होती है आगे चल करके उनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए थे, कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। जो महत्वपूर्ण जानकारी बिंदुसार की होगी उसका हम जिक्र करेंगे और बिंदुसार के बारे में जो साम्राज्य होगा उसका मैप वगैरह बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।